नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। एमपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल वर्तमान समय में चल रहे हैं और जो अभ्यर्थी फिजिकल देकर आ रहे हैं उनको एमपी पुलिस कांस्टेबल की फाइनल कट ऑफ का बेसब्री से इंतजार है। भाई हम अपना कर्म तो कर चुके हैं, जितना पढ़ा उसके हिसाब से रिटन टेस्ट में मार्क्स आए, जितनी मेहनत की उतने उसके हिसाब से जो है फिजिकल में मार्क्स आए। अब मान लो किसी के 150 नंबर आए, किसी के 160 नंबर आए, किसी के 145 हुए, टोटल मिलाकर सबको इंतजार है कि भाई कट ऑफ क्या जाएगी, क्या कट ऑफ रहेगी, क्या हमें इतने नंबर पर नौकरी मिल जाएगी। अरे आपका भी अगर फिजिकल नहीं हुआ है तो कल के दिन आपका भी हो जाएगा, फिर आप भी यही इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। एमपी पुलिस कांस्टेबल या एमपी ईएसबी की कोई भी परीक्षा जिसमें नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसका आधार क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कैसे तय किया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है साहब नॉर्मलाइजेशन। तो किसी के मन में सवाल रहता है कि भाई गलत प्रश्नों का क्या होगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में डाउट रहता है कि सटीकता का क्या लेना देना होता है। भाई इन सारे सवालों पर अपन आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में जुड़े रहिएगा अंत तक। मैं दावे से कह सकता हूं कि फिर आपको नॉर्मलाइजेशन या इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी भविष्य में नहीं आएगी। देखिए, हम बात कर रहे थे कि हमारा स्कोर 150 मान लो हो रहा है टोटल, क्या ये हमारा एक्यूरेट स्कोर है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं भाई, हमें तो पता ही नहीं है, हमने तो अपने हिसाब से कर दिया। एक 75 नंबर पेपर में आए थे, 75 का फिजिकल बन गया, 150 होगा, ये हम मानकर चल रहे हैं। तो क्या ऊपर नीचे होगा स्कोर? बिल्कुल हो सकता है। 150 वाले का हो भी सकता है कि 160 पहुंच गया हो या 142, 45, 40 बचा हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। कितना बढ़ता है कितना घटता है तो ये तो आपकी तमाम शिफ्ट के आधार पर निर्भर करता है। लेकिन आमतौर पर 7-8 नंबर तक, 9 नंबर तक बढ़ते हुए देखा है इसी 100 नंबर की परीक्षा में। इवन पिछली पुलिस भर्ती में 9 नंबर 8 नंबर ये स्कोर बढ़ जाता है। चलिए, लोग इसको किस तरह से सोचते हैं वो बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं, अगर आपकी इजाजत हो तो। क्या हुआ कि गर्मियों के दिन थे, एक साइकिल वाला बेचारा साइकिल से कुछ बेच रहा था, पसीना पोंछते चला जा रहा था। तो जैसे ही किसी एक गांव में पहुंचा, बढ़िया बरगद का पेड़ था, छांव में खड़ा हो गया, बोला थोड़ा 5-10 मिनट आराम कर लेता हूं। अब ऊपर बालकनी से, अपनी खिड़की से एक आदमी जो है पानी पी रहा था, तो उसने ऐसे जग बताया उसको कि भाई पानी पियोगे। मतलब शब्दों से बात कुछ नहीं हुई, सिर्फ इशारों में चल रहा है। उसने कहा भाई पानी पियोगे, तो उसने भी इशारा कर दिया कि हाँ भाई पी लेंगे। अब यह साइकिल वाला क्या सोचता है कि देखो यार कितना भला आदमी है। आज के समय में जहां किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, सब अपने स्वार्थ में व्यस्त हैं। ऐसे में यह भला आदमी बेचारा जो अपने कमरे में सो रहा था, आराम कर रहा था, वो हमसे उपत कर पानी की पूछ रहा है। कितना भला आदमी है। 15-20 मिनट तक उस आदमी ने इंतजार किया, लेकिन उसने गेट नहीं खोले, वो आदमी निकला ही नहीं घर से। तो वही आदमी साइकिल वाला जो पहले सोच रहा था कि ये कितना अच्छा आदमी है, वो कहने लगा कि देखो कितना बेकार आदमी है, कितना नालायक आदमी है, मेरे 15-20 मिनट बर्बाद करवा दिए भाई। इससे तो अच्छा होता कि मैं कहीं निकल जाता, आगे थोड़ी सी यात्रा करता, अपना कुछ और सामान बेचता। इसके चक्कर में 20 मिनट बर्बाद हो गए। वो जाने ही वाला था कि गेट खुले और वो आदमी कहता है, जिसका मकान था, वो कहता है भाई मैंने सोचा कि अब पानी क्या पिलाऊं आपको, चलो शिकंजी पिला देता हूं। तो साइकिल वाला कहता है कि यार कितना भला आदमी है, मैं खामोखा इसके बारे में गलत सोच रहा था। उसका नजरिया बदल गया पूरा। कहता है खामोखा मैं गलत सोच रहा था, कितना भला आदमी है, वो तो पानी की जगह शिकंजी लेकर आ गया। अब शिकंजी बनाने में टाइम तो लगा होगा। जैसे ही उसने गिलास अपने ओठों से लगाया, उसका स्वाद देखा तो बिल्कुल खट्टा, नमक है उसमें, नींबू डला है, शक्कर तो है ही नहीं। तो फिर मन में सोचने लगा यार कितना बेकार आदमी है, कितना बदतमीज आदमी है, साला खट्टा पिला रहा है हमको। ऐसा वह सोच ही रहा था साइकिल वाला कि जिसका मकान है वो अपनी जेब से चीनी की पुड़िया निकालता है, कहता है भाई मैंने सोचा कि आपको शुगर मुगर का कोई दिक्कत तो नहीं है, तो चीनी जो है आप अपने हिसाब से मिला लो। अब वो साइकिल वाला जो था फिर कंफ्यूज और फिर कहने लगा कि यार देखो कितना भला आदमी है, मैं इसके बारे में बुरा सोच रहा था पर ये यकीनन बहुत अच्छा आदमी है। बात साइकिल वाले की और उस मकान वाले की नहीं है, बात मेरी और आपकी है। जब हमारे नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाते हैं तो हम कहते हैं यार कितनी बढ़िया चीज है ये। हमारी शिफ्ट जो थी वो कठिन थी, हमने कठिन परिस्थितियों में स्कोर किया और देखिए आज हमें उसका फायदा मिला, हमारे नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ गए। लेकिन जब हमारे स्कोर घट जाते हैं किसी पेपर में नॉर्मलाइजेशन की वजह से, तो हम इसी को गालियां देने लगते हैं, इसी को कोसने लगते हैं। तो ये सब जो होता है ना, वो नजर और नजरिए का अंतर होता है। अगर मैं अपने व्यक्तिगत बारे में भी बताऊं तो एमपी टेट का मैंने वर्ग 3 का पेपर दिया था, 106 नंबर आए थे, 104 घटकर बचे, 2 नंबर घट गए थे, 1 नंबर से फेल हो गया था भाई। और इस पुलिस भर्ती में जहां मुझे 75 पर फिजिकल के लिए बुलाया गया है और 87% में मेरा नाम है, वहीं मेरे ही एक दोस्त का 76 नंबर पर 13% ओबीसी के वेटिंग में नाम है। तो ये जो है, अब हो सकता है इसमें मेरे नंबर बड़े हों, चाहे 1 बड़ा हो, 2 बड़े हों, आधे बड़े हो, जितना ही बड़ा हो, लेकिन बड़ा होगा। तो ये चीजें
रहती हैं। जब हमारे साथ अच्छा हो जाता है तो हम कुछ अच्छा उसी को कहने लगते हैं, अगर उसी चीज से कोई नुकसान हो जाए तो उसी को कोसने लगते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है भैया कि सरल और कठिन प्रश्न, कोई प्रश्न सरल है कि कोई प्रश्न कठिन है, ये कैसे तय होता है? जैसे मेरी परीक्षा में, इसी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में एक प्रश्न आया कि बताइए ओरछा किस नदी के तट पर है। अब भाई मेरे लिए, किसी भी निवाड़ी जिले वाले के लिए, टीकमगढ़ वाले के लिए, छतरपुर आसपास से पूरी, इनके लिए तो एक कोई बड़ा बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ा सरल प्रश्न है। अरे वाह क्या प्रश्न पूछा गया। लेकिन आप चाहे मालवा निवाड़ की तरफ जाएं, आप बघेलखंड तरफ जाएं, वहां पर तो ये दिक्कत देगा प्रश्न। उनको तो उन्होंने पढ़ा होगा तभी ये बता पाएंगे, या फिर कभी यहां पर आए होंगे तब बता पाएंगे। तो प्रश्न सरल भी हो सकते हैं, प्रश्न कठिन भी होती है, तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की। तो देखो आपको एक सूत्र इस पर दिख रहा होगा जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का जब ऑफिशियल वो आया था नोटिफिकेशन, उसमें यह सूत्र मेंशन है कि इसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा। अब इसकी अपन व्याख्या करने वाले हैं, इसको सरल शब्दों में समझने वाले हैं। फिर प्रश्न खड़ा होता है कि भाई नॉर्मलाइजेशन होता क्यों है? तो जिस भी किसी परीक्षा में एक से अधिक पालियों में पेपर होता है वहां पर नॉर्मलाइजेशन होता है। अब आप कहें कि भाई फिजिकल भी एक से अधिक पालियों में हो रही है, मतलब हर रोज फिजिकल हो रही है, इवन 10 ग्राउंड में फिजिकल हो रही है, क्या फिजिकल में भी नॉर्मलाइजेशन होगा? कोई ग्राउंड अच्छा हो सकता है, कोई खराब हो सकता है। हो सकता है कि जब आपका फिजिकल हो आप धूप में दौड़ें, कुछ लोग सुबह से ठंडक में दौड़ जाएं, आपको गर्मी लगे तो आपका फिजिकल कम हो जाए, पर फिजिकल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हम तो अब ये देखने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन का सूत्र क्या होता है, किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन होता है। तो देखिए एक सूत्र दे रखा है, जो पहले मैंने आपको दिखाया वो थोड़ा कठिन सूत्र है, उसको समझना आसान नहीं है, पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं आप इसको समझिएगा। इसको हमने थोड़ा सा सरल करने का प्रयास किया है। देखिएगा तो m बराबर क्या, m बराबर a माइनस बी बटे c माइनस डी इंटू c माइनस डी प्लस बी, जी प्लस बी, ये होता है सूत्र। अब आप कहें कि ये तो आपने बता दिया, अब बताइए a का मतलब क्या है, b का मतलब क्या है, m का मतलब क्या है, इन सब के अर्थ भी तो बताइए। तो चलिए वो ही जान लेते हैं लगे हाथ। देखिए सबसे पहले देखिए आप m बराबर, m का अर्थ क्या होता है, ये जो m लिखा हुआ है भाई इसका अर्थ क्या होता है ये जानते हैं सबसे पहले। तो इसका अर्थ होता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके अंक, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके अंक। सबसे बड़ा सवाल कि नॉर्मलाइजेशन में कैसे अंक बढ़ते हैं कैसे घटते हैं वो देखिए। m के बाद देखिए आप a का अर्थ, इसमें जो a लिखा है a माइनस बी, इस a का अर्थ क्या होता है? तो a का अर्थ होता है कि सभी पालियों में ऊपर के 0.1% अभ्यर्थियों के अंकों का औसत। सभी पालियों में, पालियों का मतलब होता है आपकी शिफ्ट में, सभी पालियों में ऊपर के, मतलब जो टॉपर हैं। अब आप कहेंगे हमारी शिफ्ट में टॉपर ज्यादा फंस गए थे, किसी और की शिफ्ट में कम टॉपर फंसे, तो वो अलग चीजें हैं। सभी पालियों में ऊपर के 0.1%, कितने, 0.1% अभ्यर्थियों के अंकों का औसत, अंकों का औसत। आगे देखते हैं फिर बी का अर्थ क्या है भाई, इसमें बी भी तो लिखा है a माइनस बी। तो बी का अर्थ है कि सभी पालियों के सभी अभ्यर्थियों के औसत अंक और उनके मानक विचलन का योग। सभी पाली मतलब जितने भी पालियों में पेपर हुआ है, सभी पालियों के सभी अभ्यर्थी, सभी पालियों के सभी, क्या लिख गया भाई, सॉरी, सभी पालियों के सभी अभ्यर्थियों के औसत अंक, औसत अंक और उनके मानक विचलन का योग। किसके, सभी पालियों के सभी अभ्यर्थियों के औसत अंक और उनके मानक विचलन का योग। फिर आता है कि भाई सी का अर्थ क्या है, तो सी जो इसमें लिखा हुआ है सी का अर्थ है कि आपकी पाली के,
जिस पाली में आपका पेपर हुआ है, आपकी पाली के ऊपर के 0.1% अभ्यर्थियों के औसत अंक, जो यहां पर एम का मतलब था, माफ करिए ए का मतलब था कि सभी पालियों के, यहां सी का मतलब है कि आपकी पाली के ऊपर के 0.1% अभ्यर्थियों के औसत अंक, और यही डी का मतलब है, जो डी है ना अपना, इस डी का अर्थ है कि आपकी पाली के सभी अभ्यर्थी, सी का मतलब था कि आपकी पाली के ऊपर के 0.1% अंक लाने वाले अभ्यर्थी, और यहां पर लिखा है आपकी पाली के सभी अभ्यर्थियों के औसत अंक और उनके मानक विचलन का योग। फिर इसको जो कलेक्ट करके, अब ये डाटा तो अपने पास हो ही नहीं सकता, अपन को क्या पता कि हमारी पाली के औसत अंक क्या है, अपन ज्यादा से ज्यादा अपने लैब के बता सकते हैं, या हो सकता है उस सेंटर के बता दें, लेकिन पूरे प्रदेश भर के तो नहीं बता पाएंगे ना। यहां पर डाटा प्रदेश भर के अभ्यर्थियों के आधार पर कलेक्ट होता है, तो ये इसका सूत्र होता है। ये का मतलब हुआ कि सभी पालियों में ऊपर के 0.1% अभ्यर्थियों के औसत अंक, बी का मतलब हुआ कि सभी पालियों के सभी अभ्यर्थियों के औसत अंक और उनके मानक विचलन का योग, सी का अर्थ हुआ कि आपकी पाली के ऊपर के 0.1% अभ्यर्थियों के औसत अंक, और डी का मतलब हुआ कि आपकी पाली के सभी अभ्यर्थियों के औसत अंक और उनके मानक विचलन का योग। इसके आधार पर तय होता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपके अंक बढ़ेंगे कि घटेंगे। ये कैसे तय होता है? तो इस सूत्र के आधार पर यह तय होता है। अब एक और चीज है इसमें भाई, अगर कोई परीक्षा में गलत प्रश्न आ जाए, मान लो क्या आ जाए, आप कहें गलत प्रश्न आ जाए, जो उसको जो है कि कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद उसको डिलीट कर दिया जाए, तो फिर उसका क्या होगा, हमें कैसे लाभ मिलेगा, और हमें लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे आपके पेपर में कोई प्रश्न आया है, इनमें से कौन सी संख्या, ये प्रश्न है, इनमें से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य है। मानकर चलिए यह, इसको हम सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पर ले रहे हैं, उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं। प्रश्न आया कि कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है, 4 विकल्प दे रखे हैं, क्या क्या, ए बी सी डी, एक में है 21, एक में है 52, एक में है 33, एक में है 94। प्रश्न क्या था कि इनमें से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है, और 4 विकल्प दे रखे हैं। अब आप कहें कि यार कोई किसी से भी विभाज्य नहीं है, चारों ही विकल्प गलत हैं, चलो इसका कुछ ना कुछ आंसर लगा देते हैं। और कोई एक अभ्यर्थी इसका आंसर ए लगाता है, कोई अभ्यर्थी इसका आंसर बी लगाता है। यहां पर देखिए, जिसने इसका आंसर ए लगाया है उसके आए हैं मान लो 90 नंबर, और जिसने इसका आंसर बी लगाया है उसके भी 90 नंबर आए हैं परीक्षा में 100 में से। कंप्यूटर में कुछ ना कुछ इसका आंसर फिट होगा, कुछ ना कुछ तो इसका सेट होगा ना आंसर। तो मान लो कंप्यूटर ने तत्कालीन समय में इसका ए ऑप्शन सही मान लिया, और जिसने ए लगाया था उसके 90 नंबर हैं, लेकिन जिसने बी लगाया था इसका ऑप्शन कंप्यूटर ने गलत माना, तो इसके 90 नंबर बाकी के प्रश्नों में है, इसका तो कोई इसको लाभ मिला नहीं है। समझना इसको गहराई से। अब क्या हुआ कि जैसे ही जब आंसर सीट आई तो बी वाले अभ्यर्थी ने या तमाम अभ्यर्थियों ने इस पर लगा दी आपत्ति लगा दी कि भाई इसका आंसर जो है इसमें कोई दिक्कत है, ये आपत्ति लगा दी, बस इतनी सी बात है। आपत्ति लगाई तो की कमेटी ने जांच की, जांच में पता चला कि यार ये तो प्रश्न जो है गलत है, इसको डिलीट होना चाहिए। अब ये प्रश्न जो है की कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद इस भाई के नंबर कितने बचे, आप कहेंगे इसके 89 नंबर बचे, क्योंकि इसका एक नंबर ये वाला जुड़ गया था। इसके नंबर कितने बचे, आप कहेंगे इसके तो 90 ही नंबर है, क्योंकि उसको तो इसका लाभ नहीं मिला था। क्या यहीं पर बात खत्म हो जाएगी? नहीं भाई, यदि कोई प्रश्न डिलीट होता है तो उसको प्राप्तांकों के आधार पर ही नंबर मिलते हैं। अब देखिए, इसके अगर 89 नंबर हैं तो इसको लाभ क्या होगा, जो लाभ होगा उसके बाद इसके नंबर हो जाएंगे 89.89, जबकि इसके हो जाएंगे 90.90। जितने आपके स्कोर आता है, जैसे अगर आपके परीक्षा में 60 नंबर आए हैं तो इसी प्रश्न डिलीट होने के बाद आपको 0.6 और मिल जाएंगे, आपके 60.60 हो जाएंगे। अगर किसी के 50 नंबर आए हैं तो उसके 50.5 हो जाएंगे प्रश्न डिलीट होने के बाद। यह है सिस्टम। अब देखिए, यहां जिसके 90 नंबर आए थे उसके घटकर बचे 89.89, लेकिन जिसके 90 नंबर आए थे उसके 90.90 हो गए। अब आप समझिए इसको, ये इसका इफेक्ट रहता है कि अगर कोई भी प्रश्न गलत हो जाए, उसके 2 ऑप्शन सही हो जाएं, उसके कोई भी ऑप्शन उसका सही ना हो,
और अगर उस प्रश्न को डिलीट करना पड़े तो ऐसी परिस्थिति में इस आधार पर आपको प्राप्तांकों के आधार पर ही आपको लाभ मिलता है। संभवतः आप इस वीडियो में भली भांति समझ गए होंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, गलत प्रश्न का क्या होता है। तमाम बिंदुओं पर अपन ने चर्चा करने की कोशिश की। फिर भी यदि कोई बिंदु छूट गया हो तो निश्चित ही, अच्छा सटीकता की एक बात और हम करने वाले थे। एक्यूरेसी का क्या मतलब है? सटीकता, जैसे एक्यूरेसी होती क्या है, जैसे किसी भी अभ्यर्थी ने, इसको पूरा साफ ही कर देते हैं, किसी अभ्यर्थी ने इस परीक्षा में, इसमें क्या नाम माइनस मार्किंग नहीं है, इसमें इसने 100 में से 80 अंक प्राप्त किए, अर्थात इसने 100 के 100 प्रश्न किए थे, 100 के 100 प्रश्न किए थे, इसके 80 नंबर आए हैं। इसकी सटीकता कितनी है? आप कहेंगे इसकी सटीकता तो भाई 80% ही है। लेकिन दूसरी तरफ एक अभ्यर्थी ने सिर्फ 80 प्रश्न किए थे, इसके 80 प्रश्न सही निकले और इसकी सटीकता 100% है। 80 किए थे, 80 प्रश्न सही निकले, इसकी सटीकता 100% है। इसने 100 में से 80 किए थे, मतलब 100 किए थे और 80 सही निकले, तो इसकी सटीकता कितनी है? 80% है। बताइए एक्यूरेसी किसकी अच्छी है? आप कहेंगे इस वाले की अच्छी, इसकी तो भाई 100% नंबर आए हैं। अब आपने जो सूत्र समझा उसमें क्या आपको एक्यूरेसी का कोई मतलब समझ में आया? लेकिन कहते ये हैं कि रेलवे में एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है, वहां पर एक्यूरेसी का बड़ा भारी महत्व है, पर यहां पर ऐसा नहीं, क्योंकि वहां पर माइनस मार्किंग होती है, यहां पर माइनस मार्किंग नहीं होती, इसलिए एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें। चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत आभार। जय हिंद।